हेलो एवरीवन। आज 21 जनवरी है और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो एक डिजीज़ से रिलेटेड है जिसका नाम है गिलियन बैरे सिंड्रोम। अब आपने कभी ऐसा न्यूज़ में शायद सुना हो कि किसी पेशेंट को अचानक से किसी इंसान को अचानक से पैरालिसिस आया और मतलब अचानक से किसी को पैरालिसिस हो गया। अभी तक वो आराम से घूम फिर रहा था लेकिन किसी दिन अचानक से उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया। तो इसका रीज़न है गुलियन बैरे सिंड्रोम, इसे हम जीबीएस बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो जीबीएस में एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद पेरिफेरल नर्व्स पर अटैक करता है। अपनी जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उन पे ही बॉडी अपना अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है। टारगेट होता है इसका जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो, और रिजल्ट क्या होता है, नर्व कंडक्शन स्लो हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। अगर वो पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक करेंगे तो इनकी वर्किंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जो जीबीएस है अफेक्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नहीं करता, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को करता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर जीबीएस का मेन ट्रिगर क्या होता है, मतलब होता क्यों है, तो ये अक्सर इन्फेक्शन के 1 से 3 हफ्ते के बाद ही डेवलप होता है। कॉमन सिम्टम्स में, मतलब कॉमन कॉजेज़ में आ जाएगा। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सिम्प्लोबैक्टर जेजुनी, ठीक है। मोस्ट कॉमन डायरिया इन्फेक्शन का कारण है, होता है ये वजह बन सकता है इसकी, जीबीएस की। इन्फ्लुएंजा वायरस भी हो सकता है, इसकी वजह से हो जाए, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस, जीका वायरस, ठीक है। कभी कभी वैक्सीनेशन के बाद भी हो जाता है, वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड कहते हैं उसे। तो इन सारी वजहों की वजह से भी जीबीएस हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स की सबसे खास फीचर क्या होती है कि असेंडिंग पैरालिसिस होती है। असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब है वीकनेस लेग्स से स्टार्ट होती है और शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ती है। कुछ अदर सिम्टम्स में टिंगलिंग सेंसेशन आएंगी, और ऐसा लगेगा, टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब है कि ऐसा लगेगा कि कोई सुइयाँ चुभ रहा है शरीर में। फिर मसल वीकनेस होगी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होंगे। सिवियर केसेस में रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस हो जाती है और आईसीयू या वेंटिलेटर का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल प्लस सपोर्टिव टेस्ट से होता है, जिसमें CSF एनालिसिस है एक, उससे भी इसकी डायग्नोसिस होती है। इसमें हाई प्रोटीन और नॉर्मल WBC काउंट को हम देखते हैं। फिर ट्रीटमेंट के लिए जीबीएस का कोई स्पेसिफिक क्योर तो है नहीं, बट ट्रीटमेंट से रिकवरी हो सकती है इसकी। जैसे इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन का यूज़ करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस का इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। पूरी तरीके से क्योर तो नहीं है पर एक इलाज है इसका। तो ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड थी, जीबीएस से रिलेटेड थी। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ जजेस। अब जजेस का रिमूवल कैसे होता है, जजेस का रिमूवल होता है जजेस इंक्वायरी एक्ट के बेस पे, जो कि 1968 में बना था। इसमें ऐसा कहा गया है कि जब भी किसी जज को रिमूव करना होगा तो राज्यसभा या लोकसभा में एक मोशन पास होगा। तो अगर लोकसभा में वो मोशन पास हो रहा है तो उसमें 100 मेंबर्स की साइन रिक्वायर्ड होगी, और अगर राज्यसभा में वो मोशन पास हो रहा है तो वहाँ पे 50 मेंबर्स की साइन रिक्वायर होगी। फिर जब ये मोशन यहाँ से पास होकर के स्पीकर या चेयरमैन के पास जाता है तो इनके पास ऑप्शन होता है कि ये उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। फिर इन केस अगर चेयरमैन ने या स्पीकर ने मोशन को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद फिर एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में कौन होता है, इस कमेटी में एक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं जिनको नॉमिनेट करता है स्पीकर या चेयरमैन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को इस केस में स्पीकर या चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं और प्रेसिडेंट नहीं करते। तो ये चीज़ ध्यान रखनी क्योंकि ये कॉमन ट्रैप बन सकता है। फिर अगर इस कमिटी ने ऐसा बोल दिया कि जज को गिल्टी पाया जाता है मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के आधार पे, फिर दोनों हाउस में पास होता है रिमूवल मोशन, जिसे स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास किया जाता है। फिर पास हो गया तो फिर जज रिमूव हो गया, पर अभी तक किसी भी जज को इस तरीके से इम्पीच नहीं किया गया है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के स्टेटमेंट्स भी यूपीएससी में आ जाते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अब ब्रिटिश इंडिया के लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अगर ऐसी बात हो कि फार्मर्स और गवर्नमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन किस में था, तो वहाँ पे बात आएगी रैयतवाड़ी सेटलमेंट की।
इसमें रैयतवारी सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली कल्टीवेटर यानी रैयत से टैक्स कलेक्ट करती थी। बीच में ज़मींदार या मिडिलमैन कोई होता नहीं था। तो जो रैयत होता है उसे इंडिविजुअल पीजेंट को ही रैयत कहते हैं। रैयतवारी सिस्टम में रैयत को ही लैंड का ऑक्यूपेंट और टैक्स पेयर दोनों माना जाता था। तो रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? थॉमस मनरो और रीड ने। ब्रिटिश पीरियड में मद्रास प्रेसिडेंसी में ये सबसे पहले आया था। फिर ये सिस्टम मेनली मद्रास प्रेसिडेंसी, फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कुछ पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, असम और कुर्ग में भी लाया गया था बाद में। ये लैंड रेवेन्यू डिसाइड होता था इससे। कैसे, किस तरीके से लैंड रेवेन्यू डिसाइड करते थे? तो सॉइल की फर्टिलिटी देखते थे, टाइप्स ऑफ क्रॉप देखते थे, इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है ये भी देखते थे, और एवरेज प्रोड्यूस कितना है ये देखते थे। जो भी रेवेन्यू होता था वो कैश में पे करना होता था, और रेवेन्यू रेट्स हाई और फ्रिक्वेंटली रिवाइज भी किए जाते थे इस केस में। तो जो अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी? इसमें प्रॉब्लम्स थी कि रैयतवारी सिस्टम जो था वो थियोरेटिकली तो बहुत अच्छा था, बट प्रैक्टिकली इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था और काफ़ी सिस्टम रिजिड भी था रेवेन्यू कलेक्शन का। क्रॉप फेलियर के बाद भी टैक्स देना पड़ता था, कोई भी कंसेशन नहीं मिलता था सरकार की तरफ से। फार्मर्स को मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था इस वजह से, और फिर वो पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाते थे। इंडेपेंडेंस उनकी इंक्रीज़ होती जाती थी। तो यूपीएससी के हिसाब से अगर हम देखें तो मिडिलमैन हटा था, लेकिन पीजेंट का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कम हुआ था। तो क्रिस्प में अगर हम देखते हैं तो ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदार इन्वॉल्व थे। रैयतवारी सिस्टम में डायरेक्ट फार्मर्स और स्टेट के बीच में रिलेशन था, और महलवारी सिस्टम में विलेज कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल थी। महल का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ये इन्फॉर्मेशन थी रैयतवारी सिस्टम से रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कांग्रेस के अंदर ही एक लेफ्ट लीनिंग सोशलिस्ट ग्रुप बन गया था, जिसका एम था कांग्रेस को सोशलिस्ट डायरेक्शन देना। इसी ग्रुप का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फिर अब इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी ज़रूरत ये थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना कांग्रेस के अंदर, जो कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ही काम करेगी और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगी। मेन एम था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कांग्रेस के जो बहुत बड़े लीडर्स थे, जैसे पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग काफ़ी ज़्यादा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। फिर इसे बनाया गया था 1934 में। कहाँ पे? पटना में बनाया गया था। इसके मेन लीडर्स कौन कौन थे? मेन लीडर्स जो बनाने के टाइम पे थे, आचार्य नरेंद्र देव थे और जेपी नारायण थे। राम मनोहर लोहिया को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उनका भी था। अब जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी आइडियोलॉजी क्या थी? आइडियोलॉजी थी मेनली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट आइडियाज़ का इंडिया में अडेप्टेशन और एंटी इम्पीरियलिज्म, प्रो पीजेंट और प्रो वर्कर इसका मेन आइडियोलॉजी था। इसकी डिमांड्स भी थी, कुछ डिमांड्स थी नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज़, लैंड रिफॉर्म करना और कैपिटलिज्म और लैंडलॉर्डिज्म का एंड करना, ख़त्म करना इन्हें। कांग्रेस को लेफ़्ट डायरेक्शन में भी ये थोड़ा सा ले गया था। वर्कर्स और पीजेंट के इशू को उठाने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रेड यूनियंस, किसान मूवमेंट्स को भी इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। फिर डिक्लाइन भी हुआ और इसका स्प्रेड भी हो गया। डिक्लाइन कैसे हुआ? 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बढ़ गए इसमें, और इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई और बनी सोशलिस्ट पार्टी। इस यहाँ पे इसका स्प्लिट हो गया, और उसके बाद इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा रह नहीं गई इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूएन इकोसॉक। अब यूएन इकोसॉक क्या है? तो यूएन इकोसॉक में मेनली हम देखेंगे कि यूएन की कुछ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन राइट जैसे टॉपिक को हैंडल करती है वो यूएन इकोसॉक है। अब यूएन इकोसॉक मतलब यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका प्रिंसिपल ऑर्गन है ये यूएन का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम, सोशल डेवलपमेंट का काम, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को देखना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखना इसका मेन काम होता है। ये बना कैसे? ये इस्टेब्लिश हुआ 1945 में,
और यूएन चार्टर के अंडर ही इस्टेब्लिश हुआ था ये। फिर यूएन इकोसॉक में 54 मेंबर स्टेट्स होते हैं और मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं वो यूएनजीए मतलब यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जिनका टर्म होता है 3 साल का। और हर साल 1/3 मेंबर 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। अब इसमें चीज़ है कि ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड होती है, ये मतलब अफ्रीका से 14 मेंबर, एशिया पैसिफिक से 11, ईस्टर्न यूरोप से 6 और लैटिन अमेरिका या कैरेबियन से 10। इस तरीके से मेंबर्स डिवाइडेड होते हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस में क्या आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। पॉलिसी रिकमेंडेशन करता है यूएन सिस्टम को, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वेज भी निकालता है, रिपोर्ट्स निकालता है, एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है उनकी मॉनिटरिंग करता है, एनजीओज को कंसल्टेटिव स्टेटस देता है। ये सारी इसके काम हैं। अब जैसे इकोसॉक कोऑर्डिनेट करता है किन एजेंसीज से, तो ये कोऑर्डिनेट करता है डब्ल्यूएचओ से, यूनेस्को से, एफएओ, आईएलओ, आईएमएफ, इन सारी बॉडीज से ये कोऑर्डिनेट करता है। फिर इकोसॉक एनजीओज को कंसल्टेटिव स्टेटस देता है, ठीक है। एनजीओज यूएन मीटिंग अटेंड कर सकती हैं, इनकी भी अप्रूवल देता है, पॉलिसी इनपुट्स भी देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हैं इकोसॉक के जो कि मेनली सोशल जस्टिस को फैलाने के काम में आते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो वर्धमान पोर्ट है। अब वर्धमान पोर्ट एक्चुअली गवर्नमेंट का प्लान है बनाने का। अगर ये बनता है जिस तरीके से, उस तरीके से ये वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में आएगा, जो टॉप 10 बेस्ट पोर्ट्स हैं उसमें आएगा। तो ये बनना कहाँ पे, इसे बनना है पालगढ़ महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई से 140 किलोमीटर की दूरी पे है। अरेबियन सी से ये टच करेगा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखना है। और डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है जिसकी नेचुरल डेप्थ 20 मीटर होने वाली है। इसका मतलब कि लार्ज कंटेनर और शिप्स और बल्क कैरियर्स यहाँ पे आसानी से आ सकेंगे। ये बनने के बाद इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आईमेक और आईएनएसटीसी जैसे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करेगा ये। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके डिटेल से रिलेटेड है जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये भी बना नहीं है। ये गवर्नमेंट का एम है 2034 तक बनाने का। तो ये इन्फॉर्मेशन थी वर्धमान पोर्ट से रिलेटेड और आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।